साल 1972 म्यूनिख ओलंपिक, एक ऐसा आयोजन जो खेल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दुखद घटना के कारण दुनिया खेलों के जश्न में डूबी थी। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल था। एथलीट अपनी जी-जान से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और दर्शक उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन 5 सितंबर की सुबह सब बदल गया। खुशियों का माहौल मातम में बदल गया और ओलंपिक इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक शुरू हो गया। ब्लैक सितंबर के 8 फिलिस्तीनी आतंकवादी, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए दहशत और हिंसा का प्रतीक बन गया। ओलंपिक विलेज में घुसे, जहां दुनिया भर के एथलीट शांति और सद्भाव के साथ रह रहे थे, और 11 इजरायली एथलीट्स को बंधक बना लिया। एक ऐसा कृत्य जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन एथलीट्स को उनके सपनों और जीवन से वंचित कर दिया गया। उनकी मांग थी इजराइल की जेलों में बंद 236 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। एक ऐसी मांग जिसने इजराइल सरकार पर भारी दबाव बना दिया। इजराइल ने झुकने से इनकार कर दिया। सरकार ने आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया और एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। जर्मन पुलिस ने बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी तैयारी और अनुभव आतंकवादियों के मुकाबले कम थे। लेकिन हवाई अड्डे पर गोलीबारी में सभी 11 बंधक मारे गए। एक भयानक त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। ओलंपिक का मंच खून से लाल हो गया। खेल और शांति का प्रतीक हिंसा और नफरत का शिकार हो गया। इजराइल में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा था। यह सिर्फ खिलाड़ियों की मौत नहीं थी, बल्कि इजराइल की सुरक्षा नीति पर सवाल था। क्या सरकार अपने नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम है? म्यूनिख हत्याकांड ने दुनिया को आतंकवाद के सबसे खौफनाक चेहरे से रूबरू कराया। यह एक चेतावनी थी कि आतंकवाद कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। इसी दर्द और गुस्से से जन्म हुआ ऑपरेशन रेत ऑफ गॉड, एक ऐसा मिशन जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। एक गुप्त अभियान जिसका उद्देश्य म्यूनिख हत्याकांड के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाना था। सरकार ने मोसाद को पूरी छूट दी। एक टारगेट लिस्ट बनी ब्लैक सितंबर और पीएलओ के वे नेता जो म्यूनिख के लिए जिम्मेदार थे। इस मिशन को नाम मिला ऑपरेशन रेत ऑफ गॉड। मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ना। गोल्डा मायर ने कमेटी एक्स बनाई, एक छोटी गोपनीय समिति जो हर टारगेट की मंजूरी देती थी। लोकतांत्रिक देश ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए सीक्रेट किलिंग प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी। हम इस घटना को न भूलेंगे न माफ करेंगे। हमें हर गुनहगार को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढना होगा। म्यूनिख के बाद इजराइल में मातम और गुस्सा था। प्रधानमंत्री गोल्डा मायर पर दबाव था, देश की सुरक्षा और दुनिया को संदेश देने का। गोल्डा मायर ने मोसाद और सुरक्षा सलाहकारों के साथ गुप्त बैठक की। एजेंडा था म्यूनिख के गुनहगारों को सजा देना। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह विचारधारा की भी थी। एक ऐसा संघर्ष जो दशकों से चला आ रहा है और आज भी जारी है। यह एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष है जिसमें धर्म, राष्ट्रवाद और राजनीति जैसे कई कारक शामिल हैं। इजराइल के अस्तित्व बनाम फिलिस्तीन की आजादी का सवाल था। एक तरफ इजराइल अपने अस्तित्व के अधिकार की रक्षा करने के लिए दृढ़ था, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि पर एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मोसाद के लिए हर टारगेट सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक था, एक ऐसा प्रतीक जो फिलिस्तीनी प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता था। हर हत्या एक कड़ा संदेश थी, एक चेतावनी कि इजराइल के खिलाफ आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वह कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यह एक खूनी खेल था जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं था। हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते। अगर हमें सुना नहीं जाएगा, अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, तो हम अपनी आवाज हर हाल में उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम चुप नहीं रहेंगे। ब्लैक सितंबर, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक कट्टरपंथी फिलिस्तीनी संगठन जिसने अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए कुख्याति हासिल की, जो 1970 के जॉर्डन संघर्ष के बाद बना। एक ऐसा युद्ध जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। यासर अराफात के फतह आंदोलन का गुप्त हिस्सा, एक ऐसा संगठन जो फिलिस्तीनी प्रतिरोध के नाम पर हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेता था, जिसे पीएलओ का समर्थन हासिल था, जिसने खुले तौर पर इसकी गतिविधियों की निंदा नहीं की। मोसाद की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे वे लोग जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते थे। अली हसन सलामी,
रेड प्रिंस, जो ब्लैक सितंबर के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक था, वेल ज्वेटर, एक बुद्धिजीवी और पीएलओ का प्रतिनिधि, महमूद हमशारी, पेरिस में पीएलओ का एक राजनयिक, और अबू दाऊद, ब्लैक सितंबर का एक प्रमुख संचालक। मोसाद का मकसद सिर्फ इन लोगों को मारना नहीं था, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था, बल्कि पीएलओ के पूरे आतंकवादी ढांचे को कमजोर करना था, ताकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध को पंगु बनाया जा सके। पीएलओ खुद को फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधि बताता था, लेकिन उसकी कार्रवाइयां अक्सर उसके दावों के विपरीत होती थीं। लेकिन पर्दे के पीछे आतंकवाद को बढ़ावा देता था, जिससे निर्दोष लोगों की जान जाती थी और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती थी। मोसाद चाहता था कि दुश्मनों में खौफ पैदा हो, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। जैसे जैसे लिस्ट के नाम कटने लगे, फिलिस्तीनी गुटों में हड़कंप मच गया। मोसाद का जाल इतना बड़ा था कि बचना नामुमकिन था। डर की कोई जगह नहीं थी। छाया की तरह आओ, मिशन पूरा करो और गायब हो जाओ। कात्सा एजेंट्स टारगेट की जानकारी जुटाते, फिर किडोन टीम अलग अलग पहचान के साथ शहर में दाखिल होती। हत्याओं के तरीके भी खास थे, कभी टेलीफोन बम, कभी कार बम, कभी सीधी गोली। हर हत्या एक सिग्नेचर स्टाइल। हमारा मकसद था कोई सुराग न छूटे। महीनों रिसर्च, सही मौका और फिर मिशन पूरा। ऑपरेशन रेथ ऑन ऑफ गॉड के लिए मोसाद ने किडोन नाम की गुप्त यूनिट बनाई। सबसे घातक एजेंट्स जो जासूसी, निगरानी और भेष बदलने में माहिर थे। आखिरकार इंसाफ का दिन आया। 22 जनवरी 1979 को सालों की प्लानिंग, महीनों की निगरानी और अनगिनत रातों की जागने के बाद मोसाद का बदला लेने का मिशन अपने अंतिम चरण में था। बेरूत में एक भीषण कार बम धमाके में अली हसन सलामेह मारा गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें तक हिल गईं। सलामेह की मौत ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की सबसे बड़ी सफलता थी। इस ऑपरेशन के साथ ही मोसाद ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलेगा, चाहे उन्हें ढूंढने में कितना भी समय क्यों न लगे। म्यूनिक के खूनी अध्याय का अंत, एक ऐसा अंत जो शायद कभी भी पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी एक संदेश था कि बदला लिया जाएगा। सबसे बड़ा टारगेट अली हसन सलामेह सालों तक बचता रहा। वह लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा, अपनी पहचान छुपाता रहा, लेकिन मोसाद की पकड़ से बच नहीं सका। वह बेहद सतर्क और चालाक था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने कई बॉडीगार्ड रखे थे और हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करता था। मोसाद ने पीएलओ के आर्थिक नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई चेन को भी निशाना बनाया। उन्होंने पीएलओ के गुप्त खातों को खोज निकाला और उन्हें बंद करवा दिया, जिससे उनकी गतिविधियों को कमजोर किया जा सके। कमांडो आम नागरिकों के भेष में बेरूत की सड़कों पर घूमते हुए टारगेट तक पहुंचे। उन्होंने महीनों तक बेरूत में रहकर सलामेह की हर हरकत पर नजर रखी। इस हमले ने पीएलओ को हिला दिया। उनके कई बड़े नेता मारे गए और उनकी संगठन कमजोर हो गई। सबसे साहसी ऑपरेशन स्प्रिंग ऑन ऑफ यूथ, अप्रैल 1973 बेरूत में। इस ऑपरेशन में इजरायली कमांडो ने बेरूत के अंदर घुसकर पीएलओ के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली कमांडो ने 3 बड़े पीएलओ नेताओं को उनके घर में मार डाला। यह एक बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन था, लेकिन इजरायली कमांडो ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अगले महीनों में मोसाद ने यूरोप के कई शहरों में टारगेट्स को खत्म किया। साइप्रस में हुसैन अल बशीर, बेरूत में बासिल अल कुबैसी, पेरिस में मोहम्मद बौदिया। हर एक हत्या एक संदेश थी कि म्यूनिक का बदला लिया जाएगा। फिर पेरिस में महमूद हमशारी, फोन में बम, अस्पताल में मौत। एक क्रूर तरीका, लेकिन मोसाद के लिए यह सिर्फ एक और मिशन था। यह पहली कड़ी थी उस लंबी श्रृंखला की जो सालों तक चली। एक ऐसी श्रृंखला जो खून और बदले से सनी हुई थी। ऑपरेशन रेथ ऑन ऑफ गॉड की शुरुआत म्यूनिक के कुछ हफ्तों बाद। पहला निशाना वेल ज्वेटर रोम में 12 गोलियों से मारा गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों में और भी कई लोग मारे जाने वाले थे। यह एक चूहे बिल्ली का खेल था, जिसमें हर गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। ऑपरेशन ने दिखाया, खुफिया दुनिया में सफलता और विफलता के बीच फासला बहुत कम होता है। कई टारगेट्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कुछ प्रयास विफल भी हुए। हर ऑपरेशन के बाद दुश्मन और सतर्क हो जाते थे। नॉर्वे की पुलिस ने जांच की, 6 मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार हुए। इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। मोसाद को अपनी रणनीति और सूचनाओं की सटीकता पर फिर से विचार करना पड़ा। सबसे बड़ी गलती नॉर्वे के लिलेहैमर में। मोसाद ने गलती से एक निर्दोष मोरक्कन वेटर अहमद बौचिकी को मार डाला, जिसे सलामेह समझ लिया गया था। ऑपरेशन रेथ ऑन ऑफ गॉड में कई चुनौतियां और गलतियां भी थीं। सबसे बड़ी चुनौती दूसरे देशों में गुप्त ऑपरेशन। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ
वैश्विक युद्ध की अनौपचारिक शुरुआत जैसा था। इजराइल की कभी न झुकने की नीति मजबूत हुई, लेकिन अरब जगत में नफरत और गहरी हो गई। ऑपरेशन रेत ऑफ गॉड ने दोनों पक्षों के बीच की खाई और चौड़ी कर दी, जिसका असर आज भी दिखता है। यूरोपीय देशों की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, लेकिन वे खुलकर विरोध भी नहीं कर सके। कई देशों ने अपनी स्पेशल यूनिट्स बनाई, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हिंसा का नया चक्र शुरू हुआ, दोनों पक्षों के निर्दोष लोग मारे गए। आलोचकों का तर्क, इस ऑपरेशन ने आतंकवाद को खत्म करने के बजाय और भड़काया, शांति की संभावनाएं कम कर दी। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड ने म्यूनिक के गुनहगारों को सजा दी, पीएलओ के नेटवर्क को झटका दिया और मोसाद की छवि को मजबूत किया। कई डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरीज भी बनी जो असली घटनाओं और इंटरव्यूज के जरिए सच्चाई सामने लाती हैं। ये फिल्में सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि आतंकवाद, बदला और न्याय जैसे सवालों पर सोचने को मजबूर करती हैं। सिनेमा के जरिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की कहानी आज भी जिंदा है और नई पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। इससे पहले 1986 में स्वॉर्ड ऑफ गिडियन नाम की टीवी फिल्म भी इसी विषय पर बनी थी। सबसे प्रसिद्ध फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग की म्यूनिक 2005 जॉर्ज जोनास की किताब वेंजेंस पर आधारित। इसमें मोसाद एजेंट्स की मनोवैज्ञानिक और नैतिक दुविधा को दिखाया गया। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की कहानी इतनी नाटकीय और रहस्यमयी थी कि सिनेमा ने इसे बार बार पर्दे पर उतारा। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड सिर्फ एक मिशन नहीं, इतिहास का मोड़ था। 50 साल बाद भी यह केस स्टडी बना हुआ है। इसने इजरायल की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया, मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी बना दिया। इजरायल ने दिखा दिया, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस ऑपरेशन ने हिंसा के अंतहीन चक्र की भी चेतावनी दी। आंख के बदले आंख की नीति सबको अंधा बना सकती है। लिलेहैमर जैसी गलतियों ने दिखाया कि बदले की आग में निर्दोष भी जलते हैं। इस ऑपरेशन ने मध्य पूर्व में शांति की प्रक्रिया को पीछे धकेल दिया, अविश्वास की खाई और गहरी कर दी। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि शांति कितनी नाजुक और नफरत कितनी विनाशकारी हो सकती है।